ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसके पहले थोड़ी बातें मैंने प्रोकैरियोट के बारे में बताई, किस तरीके से ट्रांसलेशन जो है प्रोकैरियोट का यूकैरियोट से अलग होता है। फिलहाल ट्रांसलेशन क्या है ये चीज भी आपको पता ही है, मैंने बताया आपको कि ट्रांसलेशन का मतलब है कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस होते हैं जिनको आप कोडान कहते हो, उसका कन्वर्जन क्या होता है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में किसी प्रोटीन में हो जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ये चीज भी आपको पता है, मैंने बता भी रखा है आपको। ट्रांसलेशन के लिए बेसिकली चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे रेप्लिकेशन हो, बेसिकली इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे भी 3 ही स्टेप आपको देखने को मिलेगा। तो ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन देयर इज ए 3 स्टेप्स which are going to complete the whole process of the translation, and these 3 steps are known as initiation, elongation and termination। तो सबसे पहला जो स्टेप है इनिशिएशन का, हम लोग इसमें इनिशिएशन में बात करते हैं। इनिशिएशन में एक चीज आपको ये ध्यान रखना होता है कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसमें उसके साइटोप्लाज्म में जो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन के लिए जब वो जाएंगे तो उनका एक्टिवेशन होना होगा। जब तक अमीनो एसिड का एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि पहला अमीनो एसिड का क्या होना है, एक्टिवेशन। अमीनो एसिड जब एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड क्या करेगा, वो टीआरएनए के साथ क्या करेगा, अटैच होगा। और जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड के साथ टीआरएनए का अटैचमेंट हो जाएगा तब इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ओके, और इस चार्ज टीआरएनए को हम नाम देते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए, और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम नाम देते हैं अमीनो एसिड एडेनाइलेट। क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड एडेनाइलेट। मैं एक एक करके बताता हूं अभी, लेकिन ये दोनों ही प्रोसेस जिसमें आप अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के बारे में बात करते हो या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के बारे में बात करते हो, इन दोनों के लिए एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम क्या है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। मैं आपको बताऊंगा कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज भी 2 प्रकार के हैं। एक अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज फर्स्ट होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज फर्स्ट, और एक होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज सेकेंड। दोनों में भी डिफरेंस होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। अब इसके बाद आप यहां पे देखिए, पहली स्टेप जो है जिसके बारे में हमको बात करना है कि एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड। मैंने आपको बताया कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं जब तक उनका एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कैसे इनका एक्टिवेशन होगा, ध्यान से सुनो। जैसे आप सपोज करो कि कोई अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड में एक तरफ इसका अमीनो टर्मिनल होगा, अमीनो एंड होगा, और एक तरफ इसका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एंड होगा ना। किसी भी अमीनो एसिड में एक छोर उसका एक एंड अमीनो टर्मिनल या अमीनो एंड कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक। मैंने बना के भी दिखाया था आपको। अब यहाँ पे ये अमीनो एसिड है। अब इस अमीनो एसिड को आप देखोगे, इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल। कौन, एटीपी मॉलिक्यूल। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इसके प्रेजेंस में, तो यहां पे एंजाइम का नाम आप लिखेंगे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इसके प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करेंगे। होगा क्या, होगा ये कि अमीनो एसिड के साथ, यहां पे ये अमीनो एसिड के साथ इसका ये अमीनो टर्मिनल होगा, इसका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, AMP लग जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होंगे, वो निकल जाएंगे। अब ये कहलाएगा आपका एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। क्या कहलाएगा ये, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। इसी को हम नाम देते हैं अमीनो एसिड एडिनाइलेट। क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड एडिनाइलेट नाम देते हैं। अब ये पहला वाला स्टेप हो गया, अमीनो एसिड का क्या हो गया, एक्टिवेशन। इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म में जो भी अमीनो एसिड प्रेजेंट था इस तरीके से N और C के फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म में था। इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसको ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करना है, इसका मतलब इसको क्या होना है, एक्टिवेट होना है। तो यही अमीनो एसिड आपका अब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
एटीपी के साथ रिएक्ट कर रहा है। एंजाइम कौन है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में इस एटीपी से एएमपी जाकर के अटैच हो जाएगा इसके अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एंड से, और यहां से 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐसे निकल जाएगा। ये बात आप समझे? इसी को आप बोलोगे क्या? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब यही अमीनो एसिड है जो टीआरएनए के साथ क्या करेगी? बाइंड करेगी। इसका मतलब है कि टीआरएनए के साथ सारे के सारे अमीनो एसिड नहीं बाइंड करेंगे, वही अमीनो एसिड बाइंड करेगा जो क्या होगा? एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। यही अमीनो एसिड बाइंड करेगा। ये वाला अमीनो एसिड आप सोचो टीआरएनए के साथ बाइंड कर जाए तो वो नहीं करेगा, ये वाला अमीनो एसिड बाइंड करेगा। कौन वाला अमीनो एसिड? जिसका नाम क्या है? अमीनो एसिड या अमीनो एसिड एडेनाइलेट, ये बाइंड करेगा। एंजाइम कौन काम किया यहां पे? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है भाई? अब इसके बाद आप देखिए जो दूसरा स्टेप है जिसमें टीआरएनए के साथ अब अमीनो एसिड को क्या होना है? जुड़ जाना है, अटैच हो जाना है। और जब ये अटैचमेंट हो जाएगा तो आप कहोगे कि टीआरएनए क्या हो गया? चार्ज हो गया, चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। तो अगला जो स्टेप होगा यहां पे फिर से वही है, ये आपका यहां से चलेगा, यहां पे मान लीजिए आप ये क्या है आपका? ये सपोज करिए टीआरएनए, लेकिन इस टीआरएनए पे कोई भी अमीनो एसिड जुड़ा हुआ नहीं है। इस टीआरएनए में आप जानते हो कि एक तरफ ये 5 प्राइम एंड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे एक जो है अनपेयर्ड, जिसका किसी के साथ पेयरिंग नहीं होता है, अनपेयर्ड सीसीए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है इसके 3 प्राइम एंड पे। सीसीए सीक्वेंस है ना, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड एक्सेप्ट। ये क्या है? टीआरएनए है। ये क्या है बेटा? टीआरएनए है। इसमें ये एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होंगे। यहां पे इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इस एंटीकोडॉन्स में ये क्या है? अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म मतलब इस टीआरएनए में इसी रीजन से आकर के अमीनो एसिड क्या होंगे? जुड़ेंगे, कहीं और नहीं जुड़ेंगे। तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है। अब फिर से वही एंजाइम काम करेगा। कौन सा? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। मैंने बताया था कि दोनों ही प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की जरूरत है। फिर से यहां पे वही एंजाइम काम करेगा। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज यही काम फिर से करेगा। अब ये क्या करेगा? अब यहां पे कोई अमीनो एसिड आई, कोई भी अमीनो एसिड मान लीजिए, अब आपका यहां पे कोई अमीनो एसिड है, ये आएगा, इसको क्या करेगा? इस अमीनो एसिड को इसके साथ क्या करेगा? वो जोड़ देगा, अटैच करा देगा। तो फाइनली आप यहां पे देखोगे कि क्या हो जाएगा? यहां पे ये आपका टीआरएनए है, ये टीआरएनए है। इस टीआरएनए पे क्या है? सी और क्या है? ए। इस ए पे आप देखोगे, यहां पे इस ए पे अमीनो एसिड है, इस ए के साथ अब यहां पे क्या जुड़ जाएगा आपका? ये अमीनो एसिड आपका ये जुड़ जाएगा, ये अमीनो एसिड इसके साथ जुड़ गया। अब इसी को आप क्या बोलोगे? चार्ज टीआरएनए, या इसको बोलोगे अमीनो एसिड टीआरएनए। इसको आप क्या नाम दोगे? यहां पे देखिए क्या प्रेजेंट है बेटा? अमीनो एसिड लग गया। ये क्या है? ये है अमीनो एसिड। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे चार्ज्ड टीआरएनए, या और क्या कह सकते हो? अमीनो एसिड टीआरएनए कह सकते हो। अमीनो एसिड टीआरएनए दोनों ही रिएक्शन को किसने कैटेलाइज किया है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ने ये कैटेलाइज किया इस रिएक्शन को। हमने बताया ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है यही आपको ध्यान रखना है। ये प्रोसेस मैं आगे डिस्कस करूंगा ही आपसे डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बता दूं कि ये फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे सपोज करिए टीआरएनए के बारे में अगर मैं बात करूं, टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, क्लोवर लीफ मॉडल आपने पढ़ा भी होगा। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना आपने, जिसमें
एक होता है DHU आर्म, T साई C आर्म, पढ़ते ना आप क्या क्या नाम देते हैं, T साई C आर्म, ठीक है। एक को हम नाम देते हैं क्या, DHU आर्म, DHU आर्म, T साई C आर्म, T साई C आर्म। ये T क्या है, थायमीन है, C क्या है, साइटोसिन है, और साई क्या है, ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड होती है। ये क्या होती है, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड होती है, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है ना। ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड को हम लोग स्यूडो यूरिडीन भी बोलते हैं। मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो यूरिडीन। पढ़ने में आ रहा है ना, स्यूडो यूरिडीन इसको बोलते हैं। ये वाला आपका जो है एंटीकोडान आर्म है, ये वाला आपका क्या होता है, एंटीकोडान आर्म होता है। ये जो आर्म है इसको बोलते हैं ऑप्शनल आर्म। ये वाला क्या बोलते हैं, ऑप्शनल आर्म। ये सभी प्रकार के टीआरएनए में हो ये जरूरी भी नहीं है। ये आपका 5 प्राइम है, यहां पे इनके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई रहती है, इनके साथ यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है यहां पे। और इस एंटीकोडान आर्म में आप देखोगे इस तरीके से ये एंटीकोडान्स लगे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं, किसके साथ, कोडान ऑफ एमआरएनए के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं। इसके बाद यहां पे कुछ सीक्वेंस जो 3 प्राइम पे हैं जो किसी के साथ पेयरिंग नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं C और A। क्या बोलते हैं, CCA, साइटोसिन और एडेनिन। और एक कौन सा एंड होता है, ये होता है 3 प्राइम एंड। कौन सा एंड होता है, 3 प्राइम एंड। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, क्लॉवर लीफ मॉडल, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। ठीक है ना। अब आप यहां पे देखो जी, ये 3 प्राइम एंड होता है किसका, इस टीआरएनए का। उस पे लास्ट में टर्मिनल पोर्शन पे 3 प्राइम एंड के कौन प्रेजेंट होता है, एडेनिन प्रेजेंट होता है। जब आप एडेनिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एडेनिन के साथ सुगर भी प्रेजेंट होगा, एडेनिन के साथ जो है फास्फेट भी लगा होगा। एडेनिन खुद ही नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इस एडेनिन का आप देखोगे इसके इसका जो एडेनिन का सुगर होगा इसके दूसरे कार्बन पे भी क्या प्रेजेंट होगा, OH प्रेजेंट होगा, और तीसरे कार्बन पे भी क्या प्रेजेंट होगा, OH होगा। तो इसको बोलेंगे 2 प्राइम OH और इसको क्या बोलेंगे, 3 प्राइम OH। क्या बोलेंगे, 2 प्राइम OH और 3 प्राइम OH। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो, अगर ये दोनों एंजाइम में अब डिफरेंस क्या होगा। अब ये देख रहे हो आप, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, एडेनिन के साथ क्या जुड़ गया है, इस एडेनिन के साथ क्या जुड़ा है, अमीनो एसिड। अब अगर यहां पे ध्यान रखना है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अगर फर्स्ट होगा तो वो एडेनिन के 2 प्राइम OH पे क्या जोड़ेगा, अमीनो एसिड को जोड़ेगा। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अगर वो फर्स्ट वाला है, बेटा कौन वाला है, फर्स्ट कैटेगरी का है, क्लासिफाई करोगे अगर फर्स्ट कैटेगरी का है तो यहां पे जो टीआरएनए का एडेनिन है 3 प्राइम पे, उसके 2 प्राइम OH के साथ अमीनो एसिड को जोड़ेगा, फर्स्ट वाला। और जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज सेकंड क्लास का एंजाइम है, वो इस एडेनिन के 3 प्राइम OH पे क्या जोड़ेगा, अमीनो एसिड यहां पे जोड़ेगा। तो यहां पे जो सेकंड क्लास का एंजाइम है वो इसके 3rd प्राइम OH पे अमीनो एसिड को जोड़ेगा। यही डिफरेंस है दोनों में। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है वो यही है कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज फर्स्ट वो क्या करेगा, वो टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे जो एडेनिन प्रेजेंट है उसके 2 प्राइम OH पे क्या जोड़ेगा, अमीनो एसिड को जोड़ेगा, फर्स्ट एंजाइम। सेकंड क्लास का जो एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का, वो एडेनिन के 3 प्राइम OH पे अमीनो एसिड को जोड़ेगा। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 एंजाइम्स। ओके, क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद ये आपका हो गया क्या, चार्ज टीआरएनए। ये क्या हो गया आपका, चार्ज टीआरएनए आपका हो गया। तो समझ में आ गया, शुरुआत आपको यहीं से करना है। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में आप देख रहे हो तो इसी तरीके से हमने बताया कि इसके साइटोप्लाज्म में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं
if they are not going to bind with the AMP. If they are not going to bind with the AMP, that means they are inactive, and inactive amino acids cannot participate in the translation. ठीक है ना? The amino acid which is going to be participate in the translation, it must be required to their activation, है ना? And activation or charging of the tRNA, these both steps are going to be catalyzed by the presence of that enzyme that is called amino acid tRNA synthetase. And again, this enzyme have a two class. The class first enzyme attach the amino acid at the 2' OH of the adenine at the 3' end of the tRNA, while the second amino acid tRNA synthetase attaches the amino acid at the 3' OH group of the adenine present at the 3' end of the tRNA structure. क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये दोनों बात क्लियर हुआ. अब इसके बाद इसी इनिशिएशन में ही हमको एक चीज और ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ओके, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है. चलें देखें, इरेज करो इसको ना. क्लियर हो गया? इतने में कोई डाउट है? मैं पूछूंगा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज में डिफरेंस क्या है, तो आप बता ले जाओगे. अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हो भाई आप. चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. किस तरीके से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है. या एक चीज और ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है आपको कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान देखते हैं. देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर बात करिए, अगला स्टेप है इनिशिएशन में ही है. क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो पहली अमीनो एसिड लगती है वो फॉर्माइलेटेड होती है. कैसी होती है वो? फॉर्माइलेटेड. ध्यान रखना. अब ये फॉर्माइलेटेड अमीनो एसिड क्या होती है, थोड़ा ध्यान से समझो. ये फॉर्माइलेटेड अमीनो एसिड क्या होती है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोट में कोई प्रोटीन है, बैक्टीरिया की कोई प्रोटीन, ये कोई प्रोटीन है. और ये जो प्रोटीन बनी होगी तो इसमें जो सबसे पहली अमीनो एसिड आई होगी वो आई होगी मेथियोनिन. और इस मेथियोनिन के बारे में बात करोगे तो इसके साथ क्या जुड़ा होता है? फॉर्मिल ग्रुप. क्या जुड़ा होता है? फॉर्मिल ग्रुप. तब इस फॉर्मिल ग्रुप से जुड़े हुए मेथियोनिन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन. क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन. समझे कि नहीं आप? तो देखिए कैसे फॉर्माइलेशन इसका होता है, इसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं. फॉर्माइलेशन कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए यहां पे सबसे पहले अमीनो एसिड है मेथियोनिन. कौन सी अमीनो एसिड है? मेथियोनिन है. इस मेथियोनिन अमीनो एसिड को आप देखोगे कि इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? एटीपी. कौन रिएक्ट करेगा? एटीपी आएगा और यहां से निकलेगा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इसका मतलब है इस एटीपी का एएमपी इसके साथ बाइंड करेगा. करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. तो यहां पे क्या हो जाएगा? मेथियोनिन के साथ कौन बाइंड किया है? मेथियोनिन के साथ बाइंड किया है आपका एएमपी. कौन बाइंड किया है? एएमपी बाइंड किया. अब इस एएमपी के साथ कौन आएगा बाइंड करने के लिए? बताइए. टीआरएनए आएगा. इस मेथियोनिन के साथ जो एएमपी है, इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ कौन आएगा बाइंड करने के लिए? टीआरएनए आएगा. अब इस टीआरएनए के आएगा तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा? मेट. टीआरएनए मेट वाला आएगा. मेट टीआरएनए मेट और प्लस एएमपी. अब इसको मैं समझा रहा हूं, सुनो. ये पहली अमीनो एसिड है, एक्टिव नहीं है. पहली अमीनो एसिड है, एक्टिव नहीं है.
साइटोप्लाज्म में पड़ी थी, लेकिन अब इसको कहां आना है, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो एटीपी आएगा, पता है। एंजाइम दोनों जगह पे कौन से काम करते हैं, अमीनो एसिड, टीआरएनए सिंथेटेज, ये पता है आपको। अब यहां पे ये एटीपी जो है, ये एटीपी का एएमपी निकल करके इस मेथियोनिन के साथ बाइंड करता है, और जानते हो कौन करवाता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अब इस मेथियोनिन के साथ कौन बाइंड कर गया, एएमपी कर गया। फिर इस यहां पे आप जानते हो कि कौन आएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज आएगा। वो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अब इस टीआरएनए को इस अमीनो एसिड के साथ क्या करेगा, अटैच कर पाएगा, कराएगा कि नहीं कराएगा। तो यहां पे देखो ये मेथियोनिन है, तो कौन सा टीआरएनए आएगा इसके साथ जुड़ने के लिए, मेथियोनिन का टीआरएनए आएगा। इस प्रकार से आप देखोगे यहां पे 20 टाइप्स के क्या प्रेजेंट होंगे, टीआरएनए प्रेजेंट है। कितने टाइप्स के प्रेजेंट है, ये मेथियोनिन का टीआरएनए है। इसी तरीके से आप देखोगे कि ये टीआरएनए सेरीन का हो सकता है, ये टीआरएनए जो है वो वैलिन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन चूंकि यहां पे मेथियोनिन कौन सी, अमीनो एसिड कौन सी है, मेथियोनिन है, तो अमीनो टीआरएनए कौन सा आएगा, मेट टीआरएनए आएगा, मेथियोनिन का टीआरएनए आएगा। नहीं तो बहुत तरीके के टीआरएनए प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि अमीनो एसिड मेथियोनिन है तो मेथियोनिन का टीआरएनए आएगा। अब यहां पे मेट टीआरएनए मेट हो गया, ये तो टीआरएनए किसका है, मेथियोनिन का टीआरएनए है, और उसके साथ कौन लग गया है, मेथियोनिन अमीनो एसिड, चार्ज हो गया ये। इसको आप कहते भी हो क्या, इसको आप बोलते हो अमीनो एसिड एडेनाइलेट, नहीं अमीनो एसिड टीआरएनए, क्या नाम देते हो, अमीनो एसिड या एसिड टीआरएनए, क्योंकि इस टीआरएनए के साथ कौन जुड़ गया है, अमीनो एसिड। ये वाला स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था आपको, क्या नाम देते हैं इसको, अमीनो एसिड एडेनाइलेट, रट डालो इसको, क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड एडेनाइलेट कहते हैं। अब होना क्या है, ये जो मेथियोनिन है इसको किसमें चेंज होना है, फॉर्मिल मेथियोनिन में चेंज होना है, क्योंकि जो पहली अमीनो एसिड लगेगी प्रोकैरियोट्स में वो कैसे होगी, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। तो आप यहां पे देखोगे एक एंजाइम होगा जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्माइलेज, एक एंजाइम है जिसका क्या नाम है, ट्रांसफॉर्माइलेज। एंजाइम का नाम सुनिएगा, क्या नाम है बेटा, ट्रांसफॉर्माइलेज। कौन सा एंजाइम है, ट्रांसफॉर्माइलेज। ये ट्रांसफॉर्माइलेज क्या करता है, N10 फॉर्मिल टेट्रा हाइड्रोफोलेट, N10 फॉर्मिल टेट्रा हाइड्रोफोलेट को चेंज कर देता है किसमें, टेट्रा हाइड्रोफोलेट में चेंज कर देता है। किसमें चेंज करता है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। और इसका फॉर्मिल ग्रुप, इस पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्मिल ग्रुप उठा करके किसको दे देता है, मेथियोनिन को। तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है यफ मेट, यफ मेट टीआरएनए, यफ मेट। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बन गया। अब ये कौन सी अमीनो एसिड हो गई, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन हो गई। ये मेथियोनिन जो कि अभी नॉन फॉर्माइलेटेड थी, अब क्या हो गई, फॉर्माइलेटेड हो गई। तो पूरा स्ट्रक्चर आप यहां पे देख लीजिए क्लियर कट। अभी मैंने बताया भी था आपको, स्लाइड तो है नहीं कि मैं पीछे करके दिखा दूं। मेथियोनिन है, एटीपी आया, एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज से दो पायरोफॉस्फेट, एक पायरोफॉस्फेट निकाल दिया। ये आप देख रहे हो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट है, इनको हम पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। ये निकलेंगे, एएमपी यहां से किसके साथ अटैच हो जाएगा, मेथियोनिन के साथ। इसको बोलेंगे क्या, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड या अमीनो एसिड या अमीनो एसिड एडेनाइलेट बोलेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज किसको ले आएगा, इस मेथियोनिन का टीआरएनए ढूंढ के पकड़ के लाएगा जोड़ने के लिए। तो यहां पे आ जाएगा कौन सा टीआरएनए, टीआरएनए मेट, ये आएगा। अब ये टीआरएनए के साथ मेथियोनिन जुड़ गया, मेट टीआरएनए मेट हो गया, एएमपी बाहर चला गया, ये चार्ज हो गया टीआरएनए, या ये बन गया क्या, अमीनो एसिड टीआरएनए बन गया। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, ये पहली अमीनो एसिड है, इसका क्या होना है, फॉर्माइलेशन होना है। क्या होना है बेटा, फॉर्माइलेशन होना है, क्योंकि पहली अमीनो एसिड जो प्रोकैरियोट में लगती है दैट इज द फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। ये डिफरेंस है, यूकैरियोट में मेथियोनिन का फॉर्माइलेशन नहीं होता है, जबकि प्रोकैरियोट में जो पहली अमीनो एसिड मेथियोनिन आएगी उसका क्या होना रहता है, फॉर्माइलेशन।
तो फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन होगी। तो फॉर्माइलेशन करेगा कौन? एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्माइलेज। ये ट्रांसफॉर्माइलेज क्या करता है? N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से क्या निकाल देता है? फॉर्मिल ग्रुप निकाल लेता है और लगा किसके साथ देता है? मेथियोनिन के साथ लगा देता है। तो ये मेथियोनिन जो सिंपली मेथियोनिन थी, अब क्या हो गई? जो उसके साथ फॉर्मिल ग्रुप जुड़ गया तो कैसे बन गई है? फॉर्मिल या फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन हो गई। तब इसको बोलेंगे हम एफ मेट। एफ का मतलब क्या हो गया? फॉर्मिल मेथियोनिन। तो फॉर्मिल मेथियोनिन या एफ मेट मेथियोनिन हो गया। और अब ये टीआरएनए मेट नहीं रहेगा, अब ये भी क्या हो जाएगा? एफ मेट हो जाएगा, क्योंकि अब ये टीआरएनए किसका है? मेथियोनिन का नहीं है, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन का है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका इस तरह से देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? मुझे लगता है कि बातें समझ में आ गई होंगी। देख लो एक बार आप। आगे चलिए देखते हैं अगला स्टेप क्या है। इनिशिएशन प्रोकैरियोट में होगा कैसे? इनिशिएशन कैसे होगा प्रोकैरियोट में? देखा जाए, देखिए इनिशिएशन किस प्रकार से होगा। देखिए पहले मेरी बात सुनिए, नींद आ जा रही है तुमको, ध्यान दो। तो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर तो है ही, आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, वैसे तो नहीं आएगा ये। और हिस्ट्री तो है नहीं, आप जान ही रहे हो, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। अब चलिए देखिए किस तरीके से बैक्टीरिया के केस में इनिशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखना, बैक्टीरिया का केस हो या कोई यूकैरियोट का केस हो, राइबोसोम तो डिफरेंस होगा 80S और 70S का होगा। हम बैक्टीरिया का लेके चलते हैं। बैक्टीरिया का ये राइबोसोम है, ये मान लेते हैं हम लार्जर सब यूनिट है, और ये कौन सी है? स्मॉलर सब यूनिट है। सपोज कर लो ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, ये आपका 50S हो गया और ये क्या हो गया? 30S हो गया। हो गया, ये राइबोसोम है। ठीक है ना, ये राइबोसोम आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से आप इसको देख पाओगे। देखो कैसे देखोगे, पहले शुरुआत इस तरह से देखना। ये तो 70S राइबोसोम है, लेकिन अभी इस राइबोसोम के साथ एमआरएनए नहीं जुड़ा हुआ है। इस राइबोसोम के साथ एमआरएनए नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर है? इसका केवल क्या प्रेजेंट है? आप जानते हो इसमें केवल आरआरएनए है और प्लस क्या है? प्रोटीन है, उसी से ये बना हुआ है ये 70S राइबोसोम। इसका मतलब है पहले इसको एक दूसरे से क्या होना होगा? अलग होना होगा। क्यों? ताकि आकर के कौन बाइंड कर जाए? एमआरएनए। मैंने बताया है कि ये आपका जो 30S होता है, 30S सब यूनिट जो है 70S की, 70S राइबोसोम की जो 30S सब यूनिट होती है, इसमें जो आरएनए होता है वो होता है 16S आरआरएनए। याद है आपको कौन होता है? 16S आरआरएनए प्रेजेंट होता है इसमें। और इसको हम बोलते हैं, इसमें कुछ सीक्वेंस होते हैं जिनको बोलते हैं एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कैसा होता है? ये सीक्वेंस एक्चुअली आप देखोगे तो पिरिमिडीन रिच होता है। ये सीक्वेंस कैसा होता है? ये सीक्वेंस पिरिमिडीन रिच होता है। पिरिमिडीन रिच होता है। पिरिमिडीन नामक नाइट्रोजनस बेस की रिपीटेशन होता है। ठीक, ये सीक्वेंस क्या करता है? इट कैन कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करता है। कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करता है किसके साथ? साइन डेलगार्नो सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए। तो ये क्या करता है? बाइंड्स कॉम्प्लीमेंट्री या पेयरिंग करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड्स कॉम्प्लीमेंट्रिटी या कॉम्प्लीमेंट्री विथ साइन डेलगार्नो सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। किसके साथ बाइंड करता है? साइन डेलगार्नो सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। अब देखो आप बेटा, एमआरएनए का स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ये एमआरएनए है, एमआरएनए पे ये 5 प्राइम एंड होता है,
इस जगह पे आप देखोगे कि यहां पे AUG, ये AUG स्टार्ट कोडान के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? स्टार्ट कोडान के रूप में काम करता है। इस AUG के अपस्ट्रीम आओगे तो यहां पे प्यूरिन रिच सीक्वेंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, SDS, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस बोलते हैं। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। यहां पे ये इनिशिएटर कोडान है या स्टार्ट कोडान है। इसके अपस्ट्रीम पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? SDS या साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। तो ध्यान रखना, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस के बारे में। साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है 8 to 12 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडान के 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। स्टार्ट कोडान से 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस पिरिमिडीन रिच होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्यूरिन और पिरिमिडीन में होती है, तो ये कैसा रिच होगा? प्यूरिन रिच होगा। तो ये साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस जो होता है ये प्यूरिन रिच होता है। क्या होता है ये प्यूरिन रिच होता है। अब प्यूरिन रिच में भी कौन कौन से सीक्वेंसेस में देखोगे? इसका ये 5 प्राइम है, AGG, ये सीक्वेंस यहां पे प्रेजेंट होता है। देखो एडेनिन और ग्वानिन का रिपीटेशन है, प्यूरिन रिच सीक्वेंस है। और अगर साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस का जो एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस जो 16S RNA में होगा, उसका सीक्वेंस आप देखोगे तो वो 3 प्राइम होगा। 3 प्राइम होगा, क्या होगा? UCC 5 प्राइम, ये इस तरह से। ऐसे तो पेयरिंग करेगा ना? नहीं, इधर ये आपका 5 प्राइम A है, UCC, हाँ ठीक है, ये सीक्वेंस है। ये प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है? ये पिरिमिडीन है। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन होते हैं, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन क्या होते हैं? ये पिरिमिडीन होते हैं। तो पिरिमिडीन रिच सीक्वेंस है। ये आपस में क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे। मैंने बताया था, याद है? दोनों के बीच में क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। अब इसके बाद आप देखो यहां पे, ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि अब आप देखो, मेरी बात सुनना, अब आप यहां पे इसको डायग्राम में देख लो। जैसे मान लो, अब आप मानोगे क्या? राइबोसोम है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, जैसे आपका राइबोसोम है, राइबोसोम पहले तो आप यहां पे ये देख लो, ये मान लो तुम ये 30S है राइबोसोम। इस 30S राइबोसोम में आप यहां पे देखोगे ये 5 प्राइम होगा और ये क्या है इसका? 3 प्राइम। ये क्या है? ये हम दिखा रहे हैं 16S rRNA है। ठीक है, किसका है ये? 30S सब यूनिट का है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो इसके 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है? 3 प्राइम इधर करो, 3 प्राइम, इसका यहाँ पे 5 प्राइम। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? देखना, 3 प्राइम इसका, यहाँ 5 प्राइम, यहाँ पे प्रेजेंट है UCC प्रेजेंट है। अब कौन आया? mRNA आया। कौन आया? mRNA। इसका ये 5 प्राइम है और इसका क्या है? 3 प्राइम। U है, वहां क्या होगा? A। C है, यहाँ पे क्या होगा? G A G। हो गया? दोनों का सीक्वेंस मैच कर गया कि नहीं? दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो जाएगी। दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। ये साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस है, mRNA में प्रेजेंट है। ये mRNA में प्रेजेंट, इसको बोलेंगे SDS सीक्वेंस। और ये जो है एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस है, ये क्या है? एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस है, जो कहां प्रेजेंट है? 16S rRNA ऑफ द 30S सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम। जो आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? ये चीज आपको जानना था। अब देखो आप यहां पे, इसके बाद चले आगे, हो गया? क्लियर हो? चलो देखते हैं आगे। इधर देखो, यहां पे, यहां जरूरी है। हो गया? अब अगला पॉइंट जो है, किस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, चलेगी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, आपका जो है
ये 50s है और ये क्या है 30s है, ठीक है, दोनों सब यूनिट प्रेजेंट है। यहां पे ये दोनों सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएंगी जब यहां पे दो फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर का नाम है, मैंने आपको बोला था, आप सुनिएगा, इनिशिएशन अगर प्रोकैरियोट की आप पढ़ रहे हो, चाहे प्रोकैरियोट की चाहे यूकैरियोट की, तो इनिशिएशन के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इनिशिएशन रिक्वायर्ड कुछ क्या, प्रोटीन्स और एंजाइम्स। तो यहां पे कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। यहां पे प्रोटीन्स जैसे IF इनिशिएशन फैक्टर IF1, IF2, IF3, ये सारी प्रोटीन्स है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पहली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है यहां पे IF1 और IF3, ये दो प्रोटीन आएंगी। जब ये दो प्रोटीन आएंगी तो आप देखोगे यहां से 50s यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 50s यहां से निकल जाएगा, ये 50s निकल गया। केवल कौन बचा बताओ, यहां पे केवल बचा, कौन बचा बेटा बताओ, केवल 30s बचा, ये 30s। अब इस 30s में एक चीज ध्यान रखना, आप बार बार मैं बताऊं इसको आप अपने दिमाग में भी रखो। ये 30s है, इस 30s में आपको मैं दिखा दूं यहां पे क्या है, ये mRNA है। ये क्या है, mRNA। अब वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये mRNA कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किसके साथ किया है, इस राइबोसोम के 16S के साथ पेयरिंग किया। मैं उसको बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये अंडरस्टूड रहेगा आपको। ये अगर यहां दिख रहा है दैट मींस कि वो 16S के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किया है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, AUG प्रेजेंट है। इसके पास यहां पे एक साइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ए साइट। क्या बोलते हैं, ए साइट। अभी ये इनकम्प्लीट होती है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे पी साइट है। पहले यहाँ पे ये पी साइट है, ये क्या है, ई साइट, और इसके साथ यहाँ पे क्या है, ई साइट। ई साइट, पी साइट, ए साइट, ये प्रेजेंट है। यहाँ पे ये साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस रहता ही है। ये 5 प्राइम है और ये क्या है, 3 प्राइम। अब सुनिएगा, एक रीजन पे आकर के IF3 बाइंड कर जाएगा इस जगह पे। जो ए साइट है यहां पे आकर के कौन बाइंड कर जाएगा, IF1 बाइंड कर जाएगा। ये दोनों बाइंड कर गए और यहां से 50s क्या हो गया, रिमूव हो गया। 50s क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये इंटर किया है, इसके एंट्री करने की 1 और 3 की एंट्री करने की वजह से ये जो 70s था ये डिसोसिएट हो गया। किसमें, 50s और 30s में। 50s निकल गया और उस 30s के साथ IF3 और IF1 क्या हुए, बाइंड कर गए। अब सुनिए, IF3 और IF1 का क्या फंक्शन होता है, ध्यान से मेरी बात सुनो। IF1 का फंक्शन, पहले IF3 का फंक्शन करो। अगर 30s के साथ, ये क्या है, ये आपका 30s राइबोसोम है। 30s राइबोसोम के साथ, 30s राइबोसोम के साथ यदि IF3 बाइंड रहेगा तो ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा बाइंडिंग ऑफ द 50s सब यूनिट विद 30s। मतलब समझे, अगर ये IF3 इस 30s सब यूनिट राइबोसोम के साथ बाइंड रहेगा तो ये 50s को कभी बाइंड नहीं होने देगा। इसका मतलब ये 50s इस 30s के साथ जुड़ करके 70s बनाए, इसके लिए जरूरी है कि IF1 यहां पे बाइंड ना रहे, निकल जाए, तभी बाइंड करेगा। तो इसका मतलब है कि IF3 क्या करता है, प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ 50s with 30s subunits of राइबोसोम। समझ गए कि नहीं? ये जो 3 लगा हुआ है ये क्या करेगा, ये जब तक लगा रहेगा ये इसके साथ आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा। ये इसके साथ आकर के बाइंड करे, इसके लिए ये जरूरी है कि ये इसको छोड़ करके चला जाए। समझे कि नहीं आप? अब इसके बाद IF1 का क्या काम होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। IF1 का फंक्शन देखो, आपको एक चीज मैंने बता दिया है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। पता है, चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, 30s के साथ बाइंड करेगा। ठीक, जो पहला टीआरएनए आकर के बाइंड करता है 30s के साथ,
वो किस साइड पे आता है? पी साइड पे आता है। क्यों? ए पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि ए साइड ऑक्युपाइड है किसके द्वारा? IF1 के द्वारा। तो IF1 क्या करता है? ऑक्युपाई द ए साइट ऑन 30s ribosome. Therefore, the first incoming IF1 क्या करता है? ऑक्युपाई करता है। ऑक्युपाई IF1 क्या करता है? IF1 यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑक्युपाई द ए साइट ऑन 30s ribosome. Hence the first incoming amino acid binds on किस साइड पे? पी साइड पे। पी साइड का मतलब है पेप्टाइडिल साइड, ए साइड का मतलब होता है अमीनो एसिड साइड। ए का मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड साइट है, और पी का मतलब है पेप्टाइडिल साइट है, ई का मतलब है एग्जिट साइट है। ओके, इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, कोई दिक्कत? IF3 और IF1 का फंक्शन समझ में आ गया? IF3 क्या करेगा? 50s को 30s से जुड़ने नहीं देगा, रोकेगा। और IF1 क्या करेगा? IF1 की जगह पे, IF1 ए की जगह पे बाइंड है, तो पहली अमीनो एसिड आकर के कहां बाइंड करेगी? पी साइड पे। इतना क्लियर हो गया? अब देखो आगे, इसके बाद क्या होने वाला है। चले आगे। चले ना, ये आपका है, ये आप जान ही रहे हो, ये क्या है आपका? स्टार्ट कोडॉन है। क्या है ये? स्टार्ट कोडॉन है या इनिशिएटर कोडॉन है, ये आप जान ही रहे हो। अब चलिए इसके आगे के देखते हैं हम लोग। ये टॉपिक थोड़ा सा समझना पड़ता है, नहीं तो फिर भूल जाता है, ध्यान रखना पड़ता है। देखो इसके बाद क्या होगा, यहां पे देखना, ये आपका ये 30s है, यहां पे AUG है ना, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। यहां पे ये साइट कौन सी साइट है? ए साइट है, पी साइट है सॉरी, और ये कौन सी साइट है? ए साइट है, और ये कौन सी साइट है? ई साइट। अब आप यहां पे देखना, पहला जो अमीनो एसिड आएगा वो कैसा अमीनो एसिड होगा? फॉर्माइलेटेड होगा। कैसा होगा? फॉर्माइलेटेड होगा। तो आप यहां पे देखना, अगला जो फैक्टर है, यहां पे ये टीआरएनए है, ये क्या है? टीआरएनए है। इस टीआरएनए पे क्या लगा हुआ है? एंटी कोडॉन है। ये कोडॉन है, इस पे क्या लगा हुआ है? एंटी कोडॉन है। यहां पे क्या लगा हुआ है? कौन से अमीनो एसिड है बताइए? एफ मेट। कौन सी अमीनो एसिड है? एफ मेट है। एफ मेट का मतलब कौन सा अमीनो एसिड है? फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन है। कौन सी है? फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन नहीं है। और ये जो टीआरएनए है, ये कौन सा टीआरएनए है? एफ मेट टीआरएनए, एफ मेट वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस अमीनो एसिड को आना है किस साइड पे? इस पहली साइड पे आना है, पी साइड पे, क्योंकि ए की जगह ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। यहां पे IF3 है, और यहां पे क्या है? IF1 प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहां पे इसको आकर के बाइंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप अब इसके बाद आप देखोगे अगला जो फैक्टर है IF2 के साथ कौन बाइंड रहता है? GTP बाइंड रहता है। कौन बाइंड रहता है? GTP। ये आएगा तो इसी के साथ कौन आएगा? टीआरएनए भी आ जाएगा। कौन आएगा? टीआरएनए। तो अब आप यहां पे अगले वाले स्टेप में देखोगे कि ये राइबोसोम है,
यहां पे AUG है, ये आपका क्या है, ये 5 प्राइम है, ये क्या है 3 प्राइम है, ये A साइट है, ये P साइट है, और ये क्या है E साइट। अब आप देखना ये E साइट है। अब देखना आप यहां पे जो पहला जो है tRNA है, ये tRNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा, यहां पे A है तो यहां पे क्या होगा, U होगा U है क्या होगा, A होगा, G है क्या होगा, C होगा, और यहां पे कौन सी अमीनो एसिड होगी, F मेट अमीनो एसिड होगी कि नहीं। पहला tRNA वही तो आ रहा है, किस साइड पे आया, A पे आया, P पे आया, P पे आया, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, IF1, और यहां पे कौन प्रेजेंट है, IF3 प्रेजेंट। लेके कौन आया, इसको लेके कौन आया है बताओ, IF2, कौन लेके आया, IF2, जिसके साथ कौन बाइंड है, GTP बाइंड है। ये इतना हो गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं है, ये यहां तक स्टेप आप देखोगे। इसके बाद अगला जो स्टेप है, इसके बाद देखिए, इतना क्लियर हुआ है बेटा कि नहीं, बोलो कुछ पूछना हो तो बताओ। इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो IF2 है, इसके पास GTPase एक्टिविटी होती है। IF2 के पास क्या होती है, GTPase एक्टिविटी होती है। GTPase एक्टिविटी से क्या करता है, वो GTP को हाइड्रोलाइज करता है। IF2 के पास कौन सी एक्टिविटी है, GTPase एक्टिविटी है। इस GTPase एक्टिविटी होने की वजह से वो GTP की क्या कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। क्या कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। और जब GTP टूटेगा तो किसमें टूटेगा, वो GDP में, और प्लस किसमें, इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूटेगा। तो अब सुनो, जब IF2 अपना मकसद पूरा कर लेगा, अपना काम पूरा कर लेगा, उसका काम क्या था कि पहली अमीनो एसिड को कहां पहुंचा देना, P साइड पे पहुंचा देना, पहुंचा दिया। अब वो क्या करेगा, उसके साथ जो GTP प्रेजेंट है, अपनी GTPase एक्टिविटी से उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, हाइड्रोलाइज करेगा, तो GTP टूटेगा किसमें, GDP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। तो ध्यान रखना अगले स्टेप में कि जब यहां पे GTP की हाइड्रोलिसिस हुई, तो यहां पे क्या होगा, IF2 भी निकलेगा, उसके साथ कौन निकलेगा, GDP, IF2 के साथ GDP, और कौन निकलेगा, IF1 निकल जाएगा, और कौन निकलेगा, IF3 निकल जाएगा। और अगर ये 3 निकल गया तो इसी का इंतजार कर रहा था कौन, 3 निकल गया, इसका इंतजार कौन कर रहा था, है 50S कर रहा था। कौन कर रहा था, इसका इंतजार कर रहा था 50S की, भैया तुम जल्दी से जाओ तो मैं जाके उसके साथ बाइंड करूं। बहुत देर से वो क्या था, उससे जुदा था, और जुदाई उसको बर्दाश्त नहीं है, उससे मिलन चाहता है, मिलना चाहता है, प्रेमी है उसका, है भाई। दोनों मिलेंगे, पति पत्नी मिले तो कहा जाता है कि जीवन कंप्लीट हो गया। तो 30S और 70S मिलेंगे तभी कंप्लीट राइबोसोम हुआ। अभी कहां, अब तो 70S मिलना चाह रहा है वो, तो चाहने के लिए उसको क्या करना है, 3 को जाना है। तो 3 जैसे गया वैसे 50S भी आकर के इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब जब बाइंड किया तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा आपका, देखो अब क्या होने वाला है, यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूं। ऊपर दिखेगा, ऊपर वाला दिख रहा है, यहीं पे कर दूं, देखो अब इसी वाले स्टेप में आप देखोगे, ये सब तो निकल गए ना भैया, ये सब तो निकल गए, 1 निकल गया, 3 निकल गया, 2 निकल गया। अब इसके साथ आकर के कौन बाइंड कर गया बताइए, 50S इसके साथ आकर के क्या कर गया, बाइंड कर गया। अब ये पूरी की पूरी जो साइट है ना, ये बड़ी सी हो जाएगी। अब एक कंप्लीट A साइट भी आ गई इसमें, कंप्लीट P साइट, कंप्लीट A साइट, और कंप्लीट E साइट, एग्जिट साइट, ये तीनों साइट आ गई। ये आपका हो गया, यहां पे लिख दे रहा हूं 50S हो गया, ये क्या हो गया 30S हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा साइट है, P साइट है, पेप्टाइडिल साइट, A साइट अमीनो एसिड साइट, E साइट एग्जिट साइट हो गया। अब इसी को बोलेंगे हम क्या, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, तो अब ये दोनों बन गए भैया, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर हो गया इतना। अब ये इनिशिएशन की प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट। अगला जो स्टेप है कौन सा है, इलॉन्गेशन।
अगला जो स्टेप है क्या है, इलांगेशन। अब आप लोग थक गए हैं, है ना, इसके लिए फिर अब अगली क्लास में जो है इसको पढ़ाएंगे, इलांगेशन की प्रोसेस, ठीक है। लेकिन आप देख लो, समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां तक मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। देखो, इलांगेशन की प्रोसेस जो है, इनिशिएशन के बाद जो अगला स्टेप ट्रांसलेशन में आता है वो इलांगेशन होता है। इलांगेशन में कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं इलांगेशन फैक्टर्स, है ना। इलांगेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इलांगेशन फैक्टर। तो इलांगेशन के लिए इट रिक्वायर्स some proteins, called elongation factor, called क्या बोलते हैं इसको, elongation factor बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं EFS, elongation factor। ओके, इलांगेशन की प्रोसेस, इलोंगेट होना, इलोंगेट का मतलब है कि पेप्टाइड चेन की लेंथ बढ़ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना कि अभी तक इनिशिएशन की प्रोसेस में एक ही अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए लेकर के आया है और पी साइड पे बाइंड है, लेकिन जब इलांगेशन होगा तो 1 बाय 1 टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आता रहेगा, और ये टीआरएनए के साथ जो अमीनो एसिड्स हैं और जो ऑलरेडी पहली अमीनो एसिड पी साइड पे प्रेजेंट है वो आपस में क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे, और इस तरीके से अमीनो एसिड की एक पूरी की पूरी क्या होती जाएगी, चेन बनती जाएगी, चेन बढ़ती चली जाएगी। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलांगेशन। इसका मतलब है कि द एडिशन ऑफ अमीनो एसिड 1 बाय 1, ठीक है ना, इसी को आप क्या बोलोगे, इलांगेशन। इस एडिशन में अमीनो एसिड के जो रोल प्ले कर रहा है वो टीआरएनए कर रहा है। वो टीआरएनए क्या करता है, कैरी करता है अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से और ला करके कहां पे, राइबोसोम पे छोड़ता रहता है। और राइबोसोम पे जब छोड़ता है तो राइबोसोम के पास एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी। उस पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करता है, अमीनो एसिड्स को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ता रहता है, और इस तरीके से ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, एक पेप्टाइड चेन बना देती है, जो पेप्टाइड चेन ही आपकी प्रोटीन्स के रूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इलांगेशन की बात समझ में आ गई। इलांगेशन का मतलब क्या हो गया। अब इलांगेशन का मतलब इसको आप ये भी कह सकते हो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। आप क्या कह सकते हो, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। इलांगेशन को आप ये भी कह सकते हो कि इट इज सिंपली पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हो, माने 1 बाय 1 अमीनो एसिड्स एक दूसरे से क्या होंगी, जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। अब हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि इलांगेशन की प्रोसेस ये अपने आप नहीं होगी, इसमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होगी। तो ये प्रोटीन्स जो इलांगेशन की प्रोसेस में रोल प्ले करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलांगेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, इलांगेशन फैक्टर। जो प्रोटीन्स इलांगेशन की प्रोसेस में रोल प्ले करती हैं, परफॉर्म करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलांगेशन फैक्टर बोलते हैं। अब वो इलांगेशन फैक्टर प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, देखिए, एक है EFTU और इसके साथ बाइंड रहता है GTP। कौन बाइंड रहता है, GTP। इलांगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल, TU का मतलब क्या होता है, थर्मो या टेम्परेचर अनस्टेबल। दूसरा है EFTS, इसको बोलते हैं इलांगेशन फैक्टर थर्मल स्टेबल, EFTS। और एक है EF इलांगेशन फैक्टर G, इलांगेशन फैक्टर G। ये तीन तरीके के फैक्टर की आप देखोगे रिक्वायरमेंट यहाँ पे। एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, और तीसरा फैक्टर ये हो गया। पहला फैक्टर हो गया आपका, कौन फैक्टर हो गया बेटा, EFTU, EFTU। दूसरा क्या है, EFTS, और तीसरा क्या है, EFG, इलांगेशन फैक्टर G। इलांगेशन फैक्टर G को एक और नाम देते हैं, ट्रांसलोकेज भी बोलते हैं इसको। क्या नाम देते हैं इसको, ट्रांसलोकेज। ध्यान रखना,
इलांगेशन फैक्टर जी को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ट्रांसलोकेज नाम देते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हैं जो इलांगेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं? करवाते हैं। ठीक है, अब इलांगेशन की प्रोसेस में होता क्या क्या, देखिए ये 4 चीजें यहां पे मैंने लिखी हैं जो इलांगेशन के दौरान होगा क्या? जो अमीनो एसिड टीआरएनए है ना, अमीनो एसिड टीआरएनए वो कहां पे आएगा आपकी बार? ए साइड पे। जबकि इनिशिएशन जब हुआ था तो जो पहला अमीनो एसिड टीआरएनए आया था वो किस साइड पे आया था? पी साइड पे। तो इलांगेशन के दौरान जो इनकमिंग टीआरएनए है इट विल बाइंड टू द ए साइड, नॉट टू द पी साइड, बिकॉज पी साइड इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय द टीआरएनए विथ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग द इनिशिएशन। ओके, तो साइड कौन सी खाली है? ए साइड। अब बार बार जब अमीनो एसिड आएगा टीआरएनए लेकर के आएगा तो कहां बाइंड करेगा? ए साइड पे। तो इलांगेशन में पहला यही होगा कि टीआरएनए अमीनो एसिड को कैरी करेगा और ला करके कहां पे आएगा? ए साइड पे बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा? अब यहां पे देखना है कि अब ए साइड पे भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है, टीआरएनए लेकर के आया है, और पी साइड पे भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या होगा? ये दोनों अमीनो एसिड्स आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो जब जुड़ेंगे तो किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? पेप्टाइड। तो इसका मतलब है कि फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। पहला पेप्टाइड बॉन्ड, फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पे होगा। तीसरा क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा। इस ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में आप ये देखोगे कि एमआरएनए, एमआरएनए और कौन? टीआरएनए, ये क्या होते हैं? ये मूव करते हैं राइबोसोम पे। ये क्या करते हैं? राइबोसोम जब थोड़ा सा आगे आएगा तो ये इनकी जगह से थोड़ा सा क्या होंगे? आगे की तरफ मूव करेंगे। ये ट्रांसलोकेशन होगा। अब जब ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होगी तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस के बाद आप देखोगे कि ए साइट लगातार क्या होता जाएगा? खाली होता जाएगा, वैकेंट होता जाएगा। ए साइट लगातार क्या हो जाएगा? वैकेंट होगा, खाली हो जाएगा। तो ये 4 चीजें यहाँ पे इलांगेशन के दौरान होगी, जिसको मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखाने चल रहा हूं, बताने चल रहा हूं। तो ध्यान से देखो, ये तीनों फैक्टर आप याद करें ना, EFTU, EFTS और EFG, जिसको ट्रांसलोकेज कहते हैं। अब देखिए यहां पे सुनिए, यहां पे देखो, पहले ध्यान से सुनो। मानो ये आपका लार्जर सबयूनिट और ये क्या है? स्मॉलर सबयूनिट। ये क्या है आपका? ये स्मॉलर सबयूनिट है और दूसरी वाली क्या है आपकी? लार्जर सबयूनिट। ठीक है, यहां पे ये साइट जो है आपका पी साइट है। कौन सी साइट है? ये पी साइट है। यहां पे क्या है? ये ए साइट है। इसके बाद यहां पे देखिए, ये कौन सी साइट है? ये आप मान लीजिए ई साइट है। ठीक है, यहां पे इस तरीके से आप देख रहे हो, ये क्या है आपका? एमआरएनए है। ये 5 प्राइम है और ये क्या है? 3 प्राइम है। ये ए है, यू है, जी है। यहां पे क्या है? ये टीआरएनए है। टीआरएनए पे क्या है? यू एंटी कोडॉन होंगे। ये एमआरएनए पे स्टार्ट कोडॉन है, यहां पे एंटी कोडॉन होगा। ए है तो यहां पे यू, यू है तो ए, सी, ये होगा। यहां पे जो पहली अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो कौन है? एफ मेट, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन यहां पे प्रेजेंट। फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन ये टीआरएनए लेकर के आया है और ये जो साइट है ये कौन सी साइट है? ये पी साइट है। ठीक, यहां पे ये प्रेजेंट है। इनिशिएशन में आपने देखा था ये 50S है और ये क्या है? ये 30S है। यहां पे ये एमआरएनए है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, एयूजी स्टार्ट कोडॉन है। यहां पे कोई दूसरा कोडॉन होगा, जिस प्रकार का कोडॉन होगा उसी प्रकार का अमीनो एसिड टीआरएनए लेकर के आएगा। ठीक है, अब हम ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाए। अब इसी में हम आप देखेंगे क्या? इलांगेशन की प्रोसेस। इलांगेशन इसमें किस प्रकार से हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, अब यहां पे क्या होगा? टीआरएनए है, ये है ना बेटा? क्या है ये टीआरएनए है। इस टीआरएनए पे कोई एक अमीनो एसिड रहेगी, जिस प्रकार का यहाँ पे कोडान होगा उसी प्रकार का यहाँ पे क्या होगा? जिस प्रकार का कोडान होगा वो जिस अमीनो एसिड को कोड करता होगा उसी प्रकार का अमीनो एसिड टीआरएनए लेकर के आएगा। अब ये आप बताओ मुझे
कि ये टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, यहाँ पे ये ए साइट है, ये पी साइट है, किस साइट पे लेके आएगा? ए साइट पे लाएगा, क्योंकि खाली कौन है? ए साइट। पी साइट तो ऑक्युपाइड है। तो अब की बार ये जो है ये लेकर के आएगा, तो यहाँ पे टीआरएनए आपका आ गया। ये टीआरएनए है, इसके साथ क्या है? अमीनो एसिड है, और ये इसका क्या है? एंटीकोडन है। लेकिन ये टीआरएनए अपने आप नहीं आता है, इसके लिए कुछ प्रोटीन्स काम करती है। अभी मैंने बताया था EFTUGTP, इसके मदद से आता है ये। अभी मैं आगे बताता हूं, इसकी मदद से ये आता है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये आ गया है। ये पहला चीज हो गया कि बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए। ये जो टीआरएनए आया इसको हम बोलेंगे क्या? अमीनो एसिड टीआरएनए, क्योंकि इस टीआरएनए के साथ कौन प्रेजेंट है? अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे अमीनो एसिड टीआरएनए। अभी अमीनो एसिड टीआरएनए यहाँ पे आएगा, लेकिन अपने आप नहीं आएगा। कौन लेके आएगा? EFTUGTP। अभी बताऊंगा कैसे। अब यहाँ पे ये टीआरएनए आ गया। अब उसके बाद मैंने बताया है ये 50S है। 50S में इसका एक कंपोनेंट है 23S rRNA। क्या नाम इसका? 23S। 50S सब यूनिट जो होती है वो किस rRNA से बना है? 23S rRNA से। और इस RNA के पास क्या है? एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि ये राइबोजाइम की तरीके से काम करेगा। किसकी तरीके से? राइबोजाइम की तरीके से ये आरएनए काम करेगा। और काम क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। कैसे करवाएगा? ये जो अमीनो एसिड होगी बेटा, ये अमीनो एसिड जाकर के इस वाले के साथ क्या होगी? अटैच हो जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब आप यहां पे देखोगे कि अब इस अमीनो एसिड पे फॉर्मेलिटी मेथियोनिन है और उसके साथ कोई दूसरे अमीनो एसिड यहां पे जुड़ी रहेगी। अब होगा क्या? मेरी बात सुनना। अब इसके बाद देखोगे कि राइबोसोम क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। इधर जब बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे कहां चला जाएगा? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली 1 मिनट रुक जाना है। यहां पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा। यहां पे ये तो उल्टा हो गया है। ये जो अमीनो एसिड है, ये जो आया है, ये वाला अमीनो एसिड इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है? वो केमिस्ट्री की भाषा में तमाम तरीके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं, वो सब उतना डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं। ये वाला अमीनो एसिड 23S rRNA की मदद से, क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, ये राइबोजाइम की तरीके से काम करता है। ये फॉर्मेलिटिन मेथियोनिन इस अमीनो एसिड के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके यहां से टूट के जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक अमीनो एसिड नहीं बल्कि कितनी अमीनो एसिड होंगी? 2 अमीनो एसिड। और जिस बॉन्ड से जुड़ी है वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये देखना, अब यहाँ पे ये कौन सा साइट है? पी साइट है। पी साइट पे कौन सा टीआरएनए है? अमीनो एसाइलेटेड है कि नहीं है? नहीं है। अब इस पे अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट है। ये अमीनो एसिड जा गया, यहां लग गया, तो यहां से अमीनो एसिड क्या हो गया? हट गया। तो ये आप बोलोगे कि यहां पे अब डी एसाइलेटेड है। कैसा अमीनो टीआरएनए प्रेजेंट है? डी एसाइलेटेड टीआरएनए है। आप कंफ्यूज मत करना, जहां दिक्कत होगी बताना। डी एसाइलेटेड है, ठीक है? और यहां पे एसाइलेटेड है, उसके साथ 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। क्लियर है? अब क्या होगा? अब ये राइबोसोम क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा इसका। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा इसका? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है राइबोसोम थोड़ा सा क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा। एक मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ेगा। मतलब ये 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड है, एक कोडान है, एक कोडान आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पूरा का पूरा राइबोसोम क्या होगा? एक कोडान आगे बढ़ेगा। तो ये वाला जो टीआरएनए है, ये कहां जाएगा? इस साइड पे आ जाएगा। ये वाला टीआरएनए कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। ये साइड क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो साइड खाली हो गई तो इसको बोलेंगे क्या? वैकेंट ऑफ ए साइड। ए साइड फिर से खाली हो गई। क्यों? क्योंकि अभी दूसरा टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, फिर उसी ए साइड पे आएगा। अब जब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर से ये आरएनए जो है फिर से क्या करेगा? ये वाली अमीनो एसिड अभी यहां प्रेजेंट हो गई। अब यहां ये दोनों अमीनो एसिड को इससे जोड़ेगा, फिर ये डीएसाइलेटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये प्रक्रिया क्या होती रहेगी? बार बार चलती रहेगी। बार बार ए साइड फिर से राइबोसोम आगे जाएगा, फिर से ये पीछे आ जाएगा, ए साइड फिर से खाली हो जाएगी। मेरा मतलब समझ पाएगा नहीं समझ पाए? कम समझे? फिर से बता दूं, फिर से सुन। समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा, जैसे सपोज करिए आप देखो, ये पी साइट है, ये क्या है? ये पी साइट। इस पी साइट पे क्या प्रेजेंट है?
ये एंटीकोडॉन है और इसके पास जो अमीनो एसिड है वो कौन सी है, एफ मेट। कौन सी अमीनो एसिड है, एफ मेट। और ये आपका क्या है, एमआरएनए है। एमआरएनए में क्या है, ये ए यू और क्या है ये जी, स्टार्ट कोडॉन है ए यू जी। यहां पे क्या है यू ए सी, ये पूरा का पूरा कौन सी साइट है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ए साइट है, सॉरी पी साइट है। कौन सी साइट है बेटा, ये पी साइट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पे कौन सी साइट है, ये ए साइट। कौन सी साइट है, ये ए साइट। ये 5 प्राइम है और ये क्या है 3 प्राइम। इधर कहीं पे कौन सा ई साइट है, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये ई, एग्जिट साइट बोलते हैं इसको। पेप्टाइडिल साइट है और ये क्या है, अमीनो एसाइलेटेड साइट है, अमीनोसिल साइट। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ऑलरेडी टीआरएनए बाइंड है, लेकिन प्रोसेस कौन सी करनी है हमको, इलांगेशन की। और इस तरीके से आपका ये एमआरएनए लंबा होगा ही। यहां पे 3 न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, एक कोडान। इस तरीके से यहां पे 3 न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, एक कोडान। यहां से 3 न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, एक कोडान। तो इस कोडान के लिए एक टीआरएनए है, उसके पास क्या है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है। इस ट्रिपलेट के लिए एक टीआरएनए है ना, उसके पास क्या है, अमीनो एसिड लगा हुआ है। इस ट्रिपलेट के लिए जो अमीनो एसिड होगी उसका भी अपना टीआरएनए होगा और भी अमीनो एसिड के साथ लगा है। उसके सबके एंटीकोडान ये है ना, ये एंटीकोडान। क्लियर हो गया। अब मेरी बात ये सुनना, अब पहली बार मान लीजिए ये वाला जो कोडान लगा हुआ है, इसके लिए टीआरएनए यहां पे आएगा, क्योंकि पी साइड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो किस साइड पे आएगा, ए साइड पे आएगा। अब जब ये टीआरएनए ए साइड पे आया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखिए आप यहां पे, ये टीआरएनए हो गया, ये हो गया, यहां पे अमीनो एसिड लगा हुआ है, यहां पे अमीनो एसिड लगा हुआ है, ये फॉर्मेलिटी मेथियोनिन है, और ये कोई मान लेते हैं यहां पे हम, ये सेरीन के लिए कोडान प्रेजेंट है, तो यहां पे ये सेरीन अमीनो एसिड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे ये 50S है, 50S में मैंने बताया कौन सा, 50S का 23S rRNA, इसके पास पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, माने पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक है, इसी की वजह से ये मेथियोनिन जो है इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, फॉर्मेलिटेड मेथियोनिन इसके ऊपर अटैक करेगा, और फिर फाइनली यहां से अलग होकर के जाकर के इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मेलिटेड मेथियोनिन क्या हो गया, यहां से हट गया। अभी तक ये अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए था। कैसा टीआरएनए था, अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए था। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हो कि इसका जो अमीनो एसिड है, अब ये यहां से टूट के निकल गया और इसके साथ जुड़ गया। ये सेरीन था, ये एफ-मेट है। ये अब कौन सा टीआरएनए है, डी एसाइलेटेड टीआरएनए है। तो पी साइड पे कैसा टीआरएनए प्रेजेंट है, डी एसाइलेटेड टीआरएनए है, और ये कौन सा है, एसाइलेटेड, अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए। अब यहां पे 2 अमीनो एसिड जुड़ गई। अब मैं ये बता रहा हूं, अब राइबोसोम क्या होगा, राइबोसोम आगे की तरफ आएगा। कहां की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा। तो अब देखो ये कोडान कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा, माने ये टीआरएनए कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और ये वाला कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा। जब ये राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर यहां पहुंचेगा, और ये वाला कहां पहुंच जाएगा, ई, और ई से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो फाइनली आप क्या देख पाओगे कि ये वाला कोडान, अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां पहुंचा कि नहीं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला यहां पहुंच गया, ये वाला का यहां निकल गया, बाहर चला गया टीआरएनए। तो अब इस तरीके से आप यहीं पे समझो कि ये वाला खाली हो गया, ये वाला क्या हो गया, पूरा का पूरा खाली हो गया। यहां पे सेरीन जुड़ा, और सेरीन के साथ कौन प्रेजेंट है, एफ-मेट प्रेजेंट है। अब ए साइड क्या हो गई है, वैकेंट हो गई है, खाली है कि नहीं। अब फिर से अब की बार कौन सा टीआरएनए आएगा, अब की बार ये आएगा, फिर से आएगा, तो फिर से यहां पे जुड़ गया। अब की बार ये कोई अमीनो एसिड होगी, अब ये दोनों फिर से इसके साथ जुड़ जाएंगे, फिर से ये मूव करेगा, तो फिर से ये वापस इस साइड पे आ जाएगा, ये साइड फिर से खाली हो जाएगी। बार बार ये प्रोसेस क्या होगा, इस तरीके से लगातार अमीनो एसिड आते जाएंगे, और ये लगातार ये आपस में से क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे। इस तरीके से अमीनो एसिड आपस में क्या होंगे, एक चेन के रूप में जुड़ते हुए चले जाएंगे, बार बार टीआरएनए लेकर के आएगा। समझ आई बात, आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये जो नीचे लटक रहा है, ये क्या है, ये अमीनो एसिड की चेन है, और किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई। ये इलांगेशन की प्रोसेस हुई। तो चारों बातें समझ में आई।
ट्रांसलोकेशन हो जाना, ट्रांसलोकेशन में mRNA और tRNA मूव कर रहा है, बैकेंड हो जाएगी ए साइड बैकेंड क्यों हो रही है? क्योंकि राइबोसोम थोड़ा मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से पी साइड पे जो चीजें हैं वो ई से बाहर हो गई और ए साइड पे जो चीजें हैं वो कहां पहुंच गई? पी साइड पे। ए साइड बार बार खाली हो जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यही स्टेप यहां पे लिखा हुआ। अब मुझको ये दिखाना है कि ये जो EFTU और EFTS है ये किस तरीके से रोल प्ले करता है। ठीक है, ये EFG ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को, ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये ट्रांसलोकेशन जो होता है किसकी मदद से होता है? यही इलांगेशन फैक्टर जो प्रोटीन है इन्हीं की मदद से होता है। अब देखिए इसमें, आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। चले आगे देखिए, देखना, ध्यान से सुनना बेटा, ये समझ लोगे तो फिर बस इसके बाद हम लोग टर्मिनेशन पे आ जाएंगे। अब आप यहां पे देखो, ये tRNA है, ये क्या है? tRNA है, इसके साथ क्या प्रेजेंट है? कोई अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसाइलेटेड tRNA है। कैसा है ये? अमीनो एसाइलेटेड tRNA है। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये 50S है और ये क्या है? 30S है। ये कौन सी साइट है? P साइट है। ये कौन सी साइट है? E साइट है। और ये कौन सी साइट है? E साइट। लेकर के यहां पे ऑलरेडी सब कुछ पहले से बाइंड है। ठीक है भैया, यहां पे सब कुछ पहले से बाइंड है। इस tRNA को कहां आना है? इस साइड पे आना है। तो ये खुद नहीं आएगा, होगा क्या? यहां पे एक इलांगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल के साथ कौन प्रेजेंट होता है? GTP बाइंड होता है। कौन बाइंड होता है? GTP। अब ये वाला जो फैक्टर है, इसको इस तरीके से मैं दिखा दूं, ये इस tRNA के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा। EFTU with GTP बाइंड विद द अमीनो एसाइलेटेड tRNA, जो सेकंड tRNA अब की बार आ रहा है, बता चुका हूं, उसको फिर से दिखा रहा हूं। ये अमीनो एसाइलेटेड tRNA है, अमीनो एसाइलेटेड tRNA है। ये इसके साथ बाइंड करेगा और इस अमीनो एसिड को, tRNA को लेकर के आएगा कहां पे? इसका मतलब ये tRNA विथ अमीनो एसिड इस ए साइड पे आएगा, किसकी मदद से आएगा? EFTU GTP की वजह से। अगर ये नहीं रहेगा तो ये नहीं आएगा। समझे कि नहीं? अब देखो, तो इसका मतलब है कि अब यहां पे ये इसको ला करके पहुंचा दिया, और जब पहुंचाया तो अब ध्यान रखना, जो EFTU है इसका GTP क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो टूटेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EFTU। अब यहां पे कौन बाइंड है? GDP बाइंड है। जब इसका GTP टूट जाता है तो ये tRNA से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और tRNA वहां पहुंच के बाइंड कर लेता है। इसका मतलब इसके पास जो GTP है, GTP के टूटने से जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी की मदद से ये साइड पे बाइंड कर जाता है, और फाइनली क्या हो जाता है? EFTU GDP बन जाता है। ठीक है, तो EFTU क्या बन गया? GDP बन गया। अब फिर से यहां पे कोई tRNA आपका देख रहे हो, यहां पे फिर से ये tRNA है, इसके पास कोई अमीनो एसिड फिर से प्रेजेंट है। अब ये फिर से वापस ए साइड पे आना है इसको। अब इसको आना है तो EFTU GTP बनना है। तो अब ध्यान रखना, यहां पे फिर से क्या होगा? अगला जो फैक्टर आएगा वो है EFTS। कौन आएगा? EFTS आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा, और जब ये आएगा तो इसके साथ यहां पे GDP क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनो, फाइनली यहां पे बन जाएगा EFTU TS कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब की बार क्या होगा? अब की बार क्या होगा बेटा? यहां पे ध्यान रखना, अब की बार यहां पे GTP जुड़ेगा। कौन आएगा? GTP आएगा। जब GTP आएगा तो यहां से कौन निकल जाएगा? EFTS निकल जाएगा, EFTS निकल जाएगा। तो देखो, EFTS निकल गया, EFTS निकल गया, EFTU के साथ क्या लग गया? GTP लग गया। अब फिर से अब की बार ये इस वाले tRNA को लेकर के यहां पे आएगा। तो ये साइकिल बार बार EFTU की क्या होती है? रिपीट होती है। फिर से देख लो एक बार, समझो। यहां पे मैंने कहा कि इस tRNA को, जो कि दूसरा tRNA है, अमीनो एसिड को लेकर के आ रहा है, ए साइड पे आना है। ये खुद नहीं आ पाएगा, इसको कौन लेके आएगा? EFTU के साथ जो GTP है ये पूरा का पूरा इसके साथ बाइंड करेगा और इसको यहाँ पे इस साइड पे लाके छोड़ेगा। जैसे ही छोड़ेगा इसका GTP क्या होगा? टूट जाएगा। GTP टूटेगा किसमें? GDP में टूट जाएगा। तो जैसे ही GDP में टूट जाएगा, EFTU का GDP, जैसे GDP बनेगा वैसे ही ये EFTU इस tRNA से अलग हो जाएगा। अलग हो गया।
अब यहां पे इस जीडीपी को फिर से क्या पाना है, जीटीपी, ताकि अब अगले वाले टीआरएनए को यहां पे पहुंचा पाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब देखो यहां पे ईएफटीयू जीडीपी है। अब यहां पे देखना एक इलांगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल है, ये आएगा। जब ये आएगा तो ये जीडीपी को ईएफटीयू से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो जीडीपी की जगह पे खुद बाइंड कर जाएगा। ये थर्मोस्टेबल ईएफटीयू ईएफटीएस बन जाएगा। ये हमने केवल टीएस लिखा है, ईएफटीयू ईएफटीएस कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में देख रहे हो टीएस को हटाना है, किसको लाना है, जीटीपी को। अब की बार जीटीपी आएगा, जीटीपी आएगा तो टीएस यहां से क्या हो जाएगा, ईएफटीएस हट जाएगा, तो ईएफटीएस हट जाएगा, उसकी जगह कौन बन गया, जीटीपी। अब की बार ये ईएफटीयू इसको तो पहुंचा चुका है, अब किसको पहुंचाएगा, इस टीआरएनए को पहुंचाएगा। अगली बार फिर यही साइकिल रिपीट होगी तो अगले वाले को पहुंचाएगा। पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, यही प्रोसेस बार बार क्या होगा, यहां पे चलता रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस यहां पे है, ये ध्यान रखना, ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है ये किसके द्वारा मेडिएटेड होती है, इलांगेशन फैक्टर जी की वजह से, जिसको हम लोग और एक नाम देते हैं क्या, ट्रांसलोकेज। क्या नाम देते हैं, ट्रांसलोकेज नाम देते हैं। इसकी मदद से प्रोसेस बार बार चलती रहती है। ठीक है, और एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम है कायरोमाइसिन। क्या नाम है, कायरोमाइसिन। मैं यहां पे लिख रहा हूं KIRR, कायरोमाइसिन। कायरोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है कायरोमाइसिन। और ये कायरोमाइसिन जो है ये इनहिबिट करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं किसके फंक्शन को, कायरोमाइसिन इनहिबिट करता है द फंक्शन ऑफ किसका, EFTU के फंक्शन को क्या करता है, कायरोमाइसिन इनहिबिट करता है। कायरोमाइसिन इनहिबिट द फंक्शन ऑफ EFTU, और EFTU का फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी। ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब है कि टीआरएनए का जो एडिशन हो रहा है या अमीनो एसिड का जो एडिशन हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, ये हो गया आपका इलांगेशन की प्रोसेस। क्लियर हो गया, बताओ ये चारों बातें समझ में आ गई। बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड बाय अमीनो एसिड टीआरएनए टू द ए साइड ऑफ द राइबोसोम। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड। कौन करा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करवाता है, कौन करवाता है, 23S rRNA। अब किसका कंपोनेंट है, ये किसका पार्ट है, 50S राइबोसोम का है। कौन सी एक्टिविटी है उसमें, पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, जिसकी वजह से वो जो पी साइड पे अमीनो एसिड प्रेजेंट हो तो उसको कहां ले जाकर जोड़ देता है, ए साइड पे प्रेजेंट अमीनो एसिड के साथ। और फिर ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है तो वो टीआरएनए कहां पे आ जाता है, पी साइड पे, और ए साइड क्या हो जाता है, बैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। ट्रांसलोकेशन के बाद ए साइड बैकेंट। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, बोलो। इसके बाद अब है टर्मिनेशन, लास्ट पॉइंट है टर्मिनेशन का। चलिए नेक्स्ट है टर्मिनेशन। फिर भी मैं इसमें थोड़ी चीजें शॉर्ट कर दिया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। ध्यान से देखो, एक बार दो बार आप वीडियो भी देख लेना तो आपको क्लियर और भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है टर्मिनेशन का। देखिए टर्मिनेशन के लिए, टर्मिनेशन का क्या मतलब है, टर्मिनेशन का मतलब क्या है, टर्मिनेशन टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया कि पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस का क्या होना, रुक जाना, टर्मिनेशन होगा। ये कब होगा, अब यहां पे आपका देखिए, ये मान लीजिए क्या है, आपका क्या है, एमआरएनए है। इस एमआरएनए में तमाम आप देख रहे हो कि क्या प्रेजेंट है, कोडान, ट्रिपलेट के फॉर्म में कोडान प्रेजेंट है। पहला कोडान तो आपने देखा था AUG है ना, या कभी कभी GUG भी काम करता है। AUG स्टार्ट कोडान हो गया, फिर अगला कोडान हो गया, फिर नेक्स्ट कोडान हो गया, फिर अगला कोडान हो गया। इस तरीके से जितने कोडान प्रेजेंट हैं इनका तब तक ट्रांसलेशन होता रहेगा जब तक यहां पे स्टॉप कोडान ना जाए। कौन ना जाए, स्टॉप कोडान। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका राइबोसोम है, ये राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ता गया और अब उसको कौन मिल गया, स्टॉप कोडान मिल गया, है ना। तो स्टॉप कोडान के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, ना कोई उसके लिए अमीनो एसिड है। तो यहां पे जो स्टॉप कोडान है वो आप जान रहे हो, एक है UAA, UAG और UGA, उआ, उआग, उगा। ये तीन आपके क्या है, स्टॉप कोडान है।
अगर यहां पे इन तीनों में से कोई भी आ गया तो इसका मतलब है कि पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस रुक जाएगी। पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस हाल्ट कर जाएगी, रुक जाएगी, अब नहीं होगा सिंथेसिस। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां पे टर्मिनेशन की प्रोसेस को जब आप देख रहे हो, ओचरे, एम्बर और ओपल। देखो उआ को क्या बोलते हैं, ओचरे, ओचरे। उआग को क्या बोलते हैं, एम्बर। और उगा को क्या बोलते हैं, ओपल। इसको याद कर लेना, ये ओचरे है। उआ स्टाफ कोडान है, उसको ओचरे बोलते हैं। यूएजी है, उसको एम्बर बोलते हैं। और यूजीए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपल बोलते हैं। ओचरे, एम्बर और ओपल, ये तीनों स्टाफ कोडान है। अगर तीनों में से कोई भी आ जाए यहां पे, है ना, राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट कर जाए, तो फिर पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस हाल्ट कर जाती है, रुक जाती है। अब फर्दर पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस नहीं होगी। तो होगा क्या, इस दौरान आप ये देख पाओगे कि जो राइबोसोम है, ये सपोज करिए राइबोसोम है, इस दौरान आप ये देख पाओगे स्टाफ कोडान यहां पे आ रहा है। यहां पे इस तरीके से अमीनो एसिड आपस में क्या हो चुकी हैं, बहुत सारी अमीनो एसिड्स आपस में से जुड़ चुकी हैं। लेकिन अभी ये सब कहां पे प्रेजेंट है, ये सब के सब कहां प्रेजेंट है, सब के सब अभी राइबोसोम से ऐसे लगे हैं। ये प्रोटीन है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, प्रोटीन के रूप में है ना, अमीनो एसिड की सीक्वेंस के रूप में है, प्रोटीन है ये आपको। अब आप ये देखोगे कि ये जो प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये प्रोटीन जो है, अब इस प्रोटीन को रिलीज होना है। क्या होना है, इसको रिलीज होना है। इस प्रोटीन को रिलीज होना है कहां पे, साइटोप्लाज्म में जो वाटर है वहां पे रिलीज हो जाना है, वाटर में रिलीज होना है। तो अब इसको रिलीज करने के लिए कौन काम करेगा, ध्यान रखना, इसको रिलीज करने के लिए कुछ रिलीज फैक्टर होते हैं, कुछ रिलीज फैक्टर होते हैं जिनको हम लोग यहां पे रिलीज फैक्टर बोलते हैं, आरएफ। ये रिलीज फैक्टर यहां पे काम करते हैं। अब यहां पे जो रिलीज फैक्टर काम करते हैं उसमें कौन कौन से रिलीज फैक्टर हैं, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 और रिलीज फैक्टर 3। कौन कौन से हैं यहां पे रिलीज फैक्टर, कौन कौन से हैं देखना। एक है रिलीज फैक्टर 1, इसको हम लोग RF1 भी कहते हैं। ऐसे ही रिलीज फैक्टर 2 है और ऐसे ही आपका रिलीज फैक्टर 3 है। ये 3 रिलीज फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये 3 रिलीज फैक्टर होते हैं, जिसमें से रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 ये क्या करते हैं, ये टर्मिनेशन कोडान को रिकॉग्नाइज करते हैं। किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, टर्मिनेशन कोडान को पहचानते हैं, टर्मिनेशन कोडान को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। कौन, RF1 और RF2। जब यहां पे टर्मिनेशन कोडान आ गया, मान लीजिए ये टर्मिनेशन कोडान है UAA आ गया टर्मिनेशन कोडान, तो यहां पे आकर के बाइंड कर जाएगा कौन, रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाएगा, RF1 या RF2। RF1 या RF2 में से कोई आकर के इस जगह पे बाइंड कर जाएगा। अब इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, यहां पे ये कौन सी साइट है, ये P साइट है, और ये कौन सी साइट है, A साइट है। अब इस A साइट पे यहां पे स्टाफ कोडान आ गया, कौन सा आ गया, UAA आ गया, और यहां पे कोई TR अपना बाइंड है, उसके साथ अमीनो एसिड जैसे लगी हुई है ना। आप देख रहे हो ना बेटा, बताओ, ऐसे तो अमीनो एसिड आपस में लगी हुई ना, लेकिन यहां पे स्टाफ कोडान आ गया। तो इस स्टाफ कोडान को पहचानेगा कौन, 2 तरीके के रिलीज फैक्टर हैं, RF1 पहचानेगा या RF2 ये पहचानेंगे, और आकर के यहीं पे बाइंड कर जाएंगे। RF1 ये बाइंड कर सकता है या RF2, डिपेंड करेगा कि कौन सा यहाँ पे टर्मिनेशन कोडान है, ये आकर के बाइंड कर जाएंगे। अब जब ये बाइंड कर जाएंगे तो अब उसके बाद यहाँ पे TR कोई आ ही नहीं पाएगा, इसका मतलब है पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और ये जो राइबोसोम है, रिलीज फैक्टर और क्या काम करते हैं, राइबोसोम को स्टिमुलेट करते हैं। रिलीज फैक्टर और क्या काम करते हैं, राइबोसोम को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो इस पूरी की पूरी पेप्टाइड को रिलीज कर दें, पूरी की पूरी प्रोटीन को क्या कर दें, रिलीज कर दें। कहां पे, वाटर में रिलीज कर दें।
तो इसका मतलब है कि अब यहां से पेप्टाइड पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पानी में रिलीज हो जाएगी, वाटर में साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर रिलीज फैक्टर 1 और 2 बाइंड है, इसको भी हटना है, तो यहां पर रिलीज फैक्टर 3 क्या काम करता है, ये रिलीज फैक्टर 1 को और रिलीज फैक्टर 2 को यहां से क्या करता है, रिलीज फैक्टर 3 ये आएगा और ये रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 इन दोनों को राइबोसोम से हटा देगा, निकाल देगा। इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, आपकी टर्मिनेशन की हो जाएगी। समझे कि नहीं आप? ये जो रिलीज फैक्टर काम करते हैं बेटा, ये एक GGQ मोटिफ को रिकॉग्नाइज करके काम करते हैं। GGQ मोटिफ, ग्लाइसिन और ग्लूटामीन, इनको रिकॉग्नाइज करके ये काम करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है? तो समझ में आ गया टर्मिनेशन, ठीक है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेशन का हो गया, खत्म हो गया। तो ये प्रोकैरियोट में आपका जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ओके, अब इसमें कोई डाउट हो, मैं थोड़ा सा स्पीड में खींच दिया हूं, थोड़ा डाउट होगा कोई तो आप पूछ लेना।